का स्वागत है। तो अधीनस्थ बोर्ड के एक और अन्य प्रश्न पत्र का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं और एक प्रश्न के साथ में हम 4-5 प्रश्न भी साथ-साथ में देख लेंगे। तो इसका 28वां प्रश्न है, रखड़ी और टोटी क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं रखड़ी के बारे में। ये महिलाओं का एक आभूषण है जो कि सिर में पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। अन्य आभूषणों के बारे में देखें तो एक मेहमद आभूषण भी होता है और एक होता है बोडला, ये भी सिर के आभूषण है एक अन्य। टोटी के बारे में देखें, ये भी स्त्रियों का आभूषण है और ये कान में पहना जाता है। कान के अन्य आभूषणों के बारे में देखें तो फीणी है, मरकी है, ये भी कान के मुख्य आभूषण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा महिलाओं के गहने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा महिलाओं के गहने। अगला प्रश्न है हमारे पास में, चित्तौड़ के किले का जो निर्माण है, चित्तौड़ के किले में वह त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका निर्माण करता है वो कौन माने जाते हैं? चित्तौड़गढ़ का किला जो कि आपके बेड़स और गंभीरी नदी के किनारे पर आया हुआ है, जिसमें त्रिभुवन नारायण मंदिर है, जिसका निर्माण करता है वो भोज प्रथम है। इसके जो मूल निर्माण करता तो भोज प्रथम है, लेकिन मोकलजय के बारे में याद रखना है कि ये इन्होंने इनका जीर्णोद्धार करवाया था, इनको व्यवस्थित किया था मोकल ने, महाराणा मोकल ने किया था, लेकिन मूल निर्माण करता है वो भोज परमार है और ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है त्रिभुवन नारायण मंदिर। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का प्रश्न है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत है, ये रेल परियोजना शुरू करवाई गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है भारतीय रेल के विकास प्रदर्शित करना, बी ऑप्शन है राजा और उसके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनर्दर्शाने हेतु, सी उत्तर है घरेलू पर्यटक को प्रोत्साहन देना, या डी है रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना। का जो मुख्य उद्देश्य है वो है राजा और शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनर्दर्शन करना। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है और ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत है ये चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार एक व्यक्ति की आयु 7 वर्ष से अधिक है तो वह किसी भाषा के समझने की पढ़ या लिख सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? सीधी सी बात, इसका सही उत्तर होगा साक्षर। यदि किसी व्यक्ति की जो उम्र है 7 प्लस है, +7 है, तो इसका मतलब है वो साक्षर कहलाएगा। बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता के बारे में, तो लगभग 66.1 साक्षरता है, वो आपके राजस्थान की साक्षरता है 2001 की जनसंख्या के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? नाग पहाड़िया, खमनोर की पहाड़िया, करौली की पहाड़िया या बैराट की पहाड़िया? तो बात करते हैं, इसका जो सही उत्तर है पहले एक बार देख लेते हैं। बनास का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़िया, जो कि आया हुआ है राजसमंद में, आया हुआ है। बात करते हैं नाग पहाड़ियों के बारे में। नाग पहाड़िया है वो लूणी नदी का उद्गम स्थल है, लूणी नदी का उद्गम स्थल है। बैराट की पहाड़िया है वो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है वो बैराट की पहाड़िया। बाद में ये भरतपुर जाती है और फिर ये उत्तर प्रदेश में चल जाती है। बनास नदी के बारे में देखें तो बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से हुआ है। यहाँ पर 3-4 है वो बने हुए हैं, 3 है वो त्रिवेणी संगम भी बने हुए हैं, जिसमें पहला त्रिवेणी संगम है वो आता है बिगोद, जो कि बिलवाड़ा में आया हुआ है। और यहाँ पर है, एक तो यहाँ से दो नदियां आकर मिलती है, एक तो बेड़स नदी है और मैनाल नदी है। बेड़स, मैनाल और बनास नदी का तीनों का त्रिवेणी संगम है वो बिगोड में है, बिलवाड़ा में। इसके बाद में यहाँ पर है राजमहल भी एक त्रिवेणी संगम है। इसके अलावा यहाँ पर आया हुआ है निवाई में भी एक त्रिवेणी संगम है, बांडी और मासी नदी के किनारे पर है, बांडी और मासी नदी और बनास नदी के किनारे पर। एक त्रिवेणी संगम आया हुआ है वो आया हुआ है रामेश्वर में है, बनास, चंबल और सीप नदी का त्रिवेणी संगम है। इस प्रकार से राजमहल में है वो खारी नदी का है या बांडी नदी का है और बनास नदी का त्रिवेणी संगम है। तो ये मुख्य बातें है वो बनास नदी के बारे में हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 33वां प्रश्न है कि ट्रेंच कमीशन है वो किस आंदोलन से संबंधित है? जो ट्रेंच कमीशन है उसका किस आंदोलन से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा वो बेगू किसान आंदोलन होगा। बेगू आंदोलन की शुरुआत है वो माना जाता है 1921 में और ये भैरूकुंड से माना जाता है। 1921 से लगाकर 1924 या 25 तक ये आंदोलन चला। बेगू किसान आंदोलन है वो मेवाड़
रियासत के अंतर्गत आता था, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। और मुख्य रूप से वो तागड़ जाति के किसान ही इसके अंतर्गत थे। और बेगू किसान आंदोलन है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कैसा था? प्रथम श्रेणी का। जैसे बिजोलिया है, बिजोलिया भी प्रथम श्रेणी का था, उसी प्रकार से बेगू भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब यहाँ पर मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो मुख्य घटना हुई थी 13 जुलाई 1923 को एक घटना हुई थी गोविंदपुरा गांव में, जहाँ पर है वो ट्रेंच के द्वारा है गोली वगैरह चलवाई गई थी, जिसके कारण है वो एक तो रूपा जी, दो किसान थे, रूपा जी और कृपा जी नामक के दो किसान है वो शहीद हुए थे। इनके एक ये भी याद रखना है इसके अलावा कि 1923 में है यहाँ पर बोल्शेविक फैसला हुआ था। बोल्शेविक का फैसला हुआ था, जो कि राजस्थान सेवा संघ और यहाँ के उस समय के जो ठिकानेदार थे जिनका नाम था अनूप सिंह जी, उनके मध्य हुआ था बोल्शेविक फैसला। वह राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था, सेवा संघ के मध्य हुआ था। तो ये बात आपको याद रखनी है, बेगू किसान आंदोलन के बारे में है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ से बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली है वो कोटा बूंदी में बोली जाती है, सीधी सी बात है। हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा बूंदी में बोली जाती है। चित्तौड़ उदयपुर आ गया, यहाँ पर हो नहीं सकता। गंगानगर हनुमानगढ़ ये भी नहीं हो सकता। अजमेर नागौर है ये भी नहीं हो सकता। एक इसमें ये याद रखना है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में है वागड़ी बोली जाती है, बांगड़ी बोली जाती है। वागड़ी बोली तो है वो तो बोली जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है, लेकिन बांगड़ी बोली है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए। 35वां प्रश्न है, राजस्थान लोक साहित्य डिठरे हरजस क्या है? हरजस है वो राजस्थान में क्या है? हरजस है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है किसी की व्यक्ति की मृत्यु पर है वो गीत गाए जाते हैं जिसको हरजस कहा जाता है। मृत्यु के अवसर पर जो मृत्यु के बाद में जो गीत गाए जाते हैं उसको हरजस कहा जाता है। और अब इसका अर्थ है, इसका उत्तर है वो बी होगा, लोकगीत होगा। लेकिन एक है, ये भी याद रखा जा सकता है कि मीरा के जो पद है उनको भी हरजस कहा जाता है। मीरा के जो पद है इनको भी हरजस कहा जाता है। मीरा के जो पदवालिया है उसको भी हरजस कहा जाता है। इसके अलावा लोकगीत के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो गीत गाए जाते हैं उसको हरजस कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये। पावड़े क्या होते हैं? पवाड़े होता है किसी भी वीर व्यक्ति, राजा महाराजा के वीरों, उनके गुणों को व्यक्त करने के लिए जो उनके दोहे वगैरह गाए जाते हैं उनको पवाड़े कहा जाता है। ख्याल है, ये अलग अलग ख्यालें होती है, जैसे कुचामन ख्याल है, शेखावटी ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, ये सब अलग अलग हो सकती है। तुर्क कंगली ख्याल है, ये सब हो सकती है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके मुख्य शिल्पी कौन है? इसका जो सही उत्तर होगा वो मंडन होगा। मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य शिल्पी है। इसके जो 1458 के आसपास इनकी प्रशस्ति हुई थी, ये याद रखा जा सकता है। बात करते हैं दीपाक। दीपाक है वो रणकपुर प्रशस्ति के है वो शिल्पी थे। कहाँ के थे? रणकपुर के है वो शिल्पी थे, दीपाक थे। बात करते हैं लालचंद जी के बारे में। तो लालचंद है वह हवा महल, जयपुर में जो हवा महल बना हुआ है, 5 मंजिला हवा महल बना हुआ है, जो कि 1799 ईस्वी में है वो प्रताप सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। इनके जो शिल्पकार है वो लालचंद उस्ताद थे। इनके अलावा ये भी याद रखा जा सकता है कि एक जो विमल साई मंदिर है जो कि आया हुआ है दिलवाड़ा में। इनके जो शिल्पकार यदि पूछा जाए तो इनके जो शिल्पकार है वो कीर्तिधर कहे जाते हैं। विमल साई मंदिर है जो कि ऋषभ देव जी को समर्पित है, आदिनाथ जी को समर्पित है और दिलवाड़ा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है 37। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मंडन होगा। इसके अलावा एक बात और याद रखी जा सकती है कि एक विजय स्तंभ है, इसके जो शिल्पी है वह एक तो है जैता, नाप, पोमा और पुंजा, ये मुख्य शिल्पी है विजय स्तंभ, जो कि सारंगपुर युद्ध के विजय के बाद में है वो महाराणा कुंभा जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और 9 मंजिला है। 37वां प्रश्न देख लेते हैं कि बरखान क्या है। बरखान के बारे में देखने से पहले बरखान क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो बरखान है वह राजस्थान लोक साहित्य के अंतर्गत है। वो बरखान क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहाड़ियां है, जिले है,
रेत के टीले हैं या डेल्टा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा रेत के टीले है, रेत के टीले हैं। रेगिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत है वो दो प्रकार के बालुआ स्फूत पाए जाते हैं। एक तो आता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, और एक आता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य है वह पवनानुमी बालुआ स्फूत भी कहा जाता है, और ये पवन के समानांतर होता है, के समानांतर होता है, समानांतर होता है। जबकि अनुप्रस्थ बालू का स्फूत है वो पवन के है वह समकोण में होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है, समकोण पर होता है। इनकी जो इस प्रकार पूछे तो एक तो यह सीप इसका मुख्य प्रकार है, सीप है वह मुख्य प्रकार है। इसके अलावा इनमें इनमें जो प्रकार है एक तो है वो है परवलयिक बालू का स्फूत, परवलयिक बालू का स्फूत है, परवलयिक बालू का स्फूत है इसका मुख्य प्रकार है। जो बरखान बालू का स्फूत है इसके बारे में याद रखना है, एक ये सबसे गतिशील बालू का स्फूत है, और सबसे गतिशील बालू का स्फूत है, और सबसे घातक है एक तरह से, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला बालू का स्फूत है। रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं रेगिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रेत के टीले है। अगला प्रश्न है कथेतर गथरी पोथी ओलू री अखियाता रो रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह नेम नारायण जोशी, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नेम नारायण जोशी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या में हो प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि राजस्थान में वालर कृषि क्या है? वालर कृषि है वो राजस्थान में एक स्थानांतरित कृषि है। क्या है? स्थानांतरित कृषि है। अब वालर कृषि को है वो दो प्रकार से माना जाता है। यदि ये मैदानी भाग में है तो इसको दजिया कहा जाता है, और यदि ये पहाड़ी क्षेत्र में है तो इसको सीमाता कहा जाता है। आदिवासी क्षेत्र है वो मैदानी भाग को है वो जंगलों को साफ करके वहां पर खेती करते हैं जिसको दजिया कहते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में जंगलों को साफ करके जो खेती की जाती है ग्रासीय जनजातियों के द्वारा उसको सीमाता कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह स्थानांतरित खेती होगा, स्थानांतरित कृषि होगा। तो वालर कृषि है वो आदिवासी क्षेत्र में की जाती है और स्थानांतरित कृषि का एक मुख्य प्रकार है। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि भारत से संबंधित है ये 1972 को लागू हुआ था। लगभग सितंबर 1972 को भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत है वो किसी भी जीवों की यदि हत्या करे, वन्य जीवों की यदि हत्या करे तो उनके अंतर्गत कानून में है वो सजा का भी प्रावधान था। अन्य अधिनियमों के बारे में भी देख लेते हैं। एक 2002 में जो अधिनियम बना था जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। इसके अलावा है 1986 में है वो पर्यावरण अधिनियम भी बना था, पर्यावरण अधिनियम भी बनाया गया था। अब राजस्थान के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर है वो एक तो 18 फरवरी 2009 को है वो वन नीति लागू की गई। नई जो वन नीति है वो 18 फरवरी 2009, 10% वनों का लक्ष्य रखा गया था इसके अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुल मृदा, बागड़ या खादर मृदा, काप मृदा या लेटराइट मृदा? काली मृदा है जिसको हम कहते हैं रेगुर मृदा, रेगुर मृदा कहा जाता है। इसके अलावा इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है। ये बेसाल्ट चट्टानों में, बेसाल्ट चट्टान होती है वहां पर लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित होती है। आग्नेय शैली के अंतर्गत है, आग्नेय शैली निर्माण माना जाता है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो रेगुर मृदा होगा, रेगुर मृदा। बांगड़ मृदा के बारे में देखा जाए तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और खादर है वो नवीन जलोढ़ मृदा को है वो कहा जाता है खादर। अगला प्रश्न है जसनासी संप्रदाय, अगला जो प्रश्न है वह है जसनासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? जसनासी संप्रदाय है जो कि जसनासी संप्रदाय से संबंधित है, जसनाथ जी थे, और इसके प्रधान पीठ है वो करत्यासर है, जहाँ पर है एक नृत्य किया जाता है जिसको कहा जाता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनासी सिद्धों के द्वारा किया जाता है, और इनको फतेह फतेह करते हुए नृत्य किया जाता है, फतेह फतेह करते हुए नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य है। जसनाथ जी के बारे में देखा जाए तो इनको है वो सिकंदर लोधी ने है वो करत्यासर में है वो भूमि दान की थी, ये भी याद रखा जाता है। और इन्होंने 36 नियम दिए थे, इन्होंने 36 नियम दिए थे, जसनासी संप्रदाय से संबंधित है। ये
प्रमुख स्थल है वह कौन सा है? कर्त्यासर। कर्त्यासर है वो जसनासी। पीपासर है इनका जो जाम्बुजी से प्रमुख है, ये भी जाम्बुजी का प्रमुख स्थल है, ये याद रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है अरावली का जो सबसे उच्चतम शिखर है वो कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे उच्चतम शिखर है वह है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर के आसपास है। बात करते हैं, ये आया हुआ है सिरोही में आया हुआ है। इसके अलावा शहर है, ये भी सिरोही में आया हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। तारगढ़ है वह लगभग है 900-870 के आसपास है और ये अजमेर में आया हुआ है। जरगा छोटी है वह आपके उदयपुर में आई हुई है और 1441 मीटर की ऊंची है। अगला प्रश्न है किस सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा धूलकोट है वो आहड़ को कहा जाता है। आहड़ को कहा जाता है धूलकोट और ये उदयपुर में है। उदयपुर में है जहां पर ताम्रयुगीन सभ्यता के वो अवशेष मिले हैं। यहाँ पर उत्खननकर्ता के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है वह अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति से वो उत्खननकर्ता थे, 1953 में है। इसके बाद में है आरसी अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल है यहाँ पर प्रमुख, 1956 में है। इसके अलावा है एचडी सांगलिया। एचडी सांगलिया है, उन्होंने 61 में है वो इसका उत्खनन किया था और ये बनास नदी के तट पर है। बनास नदी के तट पर है, बनासियन बूढ़ है यहाँ पर मिला है और यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आहट के बारे में है, ये आता है इंपॉर्टेंट। कालीबंगा के बारे में है तो 1952 में सबसे पहले है वह अमलानंद घोष ने इनकी खोज की थी। इसके अलावा बी लाल और बी के थापट इनका उत्खनन कार्य करवाया था। गिलोट सभ्यता है वह राजसमंद में आई हुई है। बालाथल सभ्यता है वह उदयपुर में आई हुई है और इसके उत्खनन करता है और वीरेंद्र नाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है राजस्थान वन नीति कब लागू की? अभी हमने देखा है राजस्थान वन नीति है वो 2010 में है, 18 फरवरी 2010 में है राजस्थान वन नीति। 10% वनों का जो लक्ष्य है वो इसके अंतर्गत रखा गया था। और वनों के प्रकार के बारे में बात करें तो आरक्षित वन भी हो सकते हैं, रक्षित वन भी हो सकते हैं और सुरक्षित वन के भी प्रकार है। अगला प्रश्न है हमारे पास में है, अगला प्रश्न है राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरोपाव सु आख्यान काव्य कुण लिखो। मेहाजी गोदारा, श्रवण बुकर, पदम भगत या मोहतारुबा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह मेहोजी गोदारा है। अगला प्रश्न है मरुड़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो मरुड़ राष्ट्रीय उद्यान है वह जैसलमेर और बाड़मेर में आया हुआ है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कह सकते हैं मरुड़ उद्यान। इसकी जो कुल मिलाकर क्षेत्रफल है वो 3162 किलोमीटर है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में आया हुआ है लेकिन मुख्य क्षेत्रफल है वो जैसलमेर में फैला हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर। सबसे छोटे अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो सरिस्का का ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, मात्र 5 किलोमीटर है और ये अलवर में आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ये होगा। यहाँ पर आकंड वुड पार्क भी स्थित है और यहाँ पर गोडावन वगैरह पक्षी है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से है पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले घास नहीं है। तो करड़ है, सेवण है, दामन है लेकिन सालर नहीं है। सालर एक प्रकार का वृक्ष है जो कि जयपुर से लगाकर है, अलवर में है, जयपुर है, अलवर है, यहाँ पर एक प्रकार पाया जाता है। सेवण है ये मुख्य घास है जो कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से है वो कौन सा सही नहीं है? बालाजी रोपवे है, बालाजी रोपवे है वो सामुद में आया हुआ, ये सही है बिल्कुल। सावित्री रोपवे है ये सिरोही में नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है अजमेर में आया हुआ है, पुष्कर में आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सावित्री है। सुंदर माता रोपवे है वो जालूर में आया हुआ है, बिनमाल में आया हुआ है। 2006 में इस राजस्थान का पहला रोपवे है, फर्स्ट रोपवे चला था। मनसापूर्णा करणी माता जी का मंदिर का रोपवे उदयपुर में है। ये राजस्थान का सेकंड रोपवे है और ये उदयपुर में आया हुआ है। और थर्ड रोपवे है जो कि सावित्री माता मंदिर रोपवे अजमेर में आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ये होगा बालाजी रोपवे है जो कि सामोद जयपुर में आया हुआ है। चंबल बेसिन में खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो अवनालिका अपर्दन कहा जाता है, जो कि जो भूमि वगैरह होती है उनको कटाव क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा चंबल बेसिन में होता है, इसलिए इसको अवनालिका अपर्दन भी कहा जाता है। चंबल नदी है वो सबसे ज्यादा है, वो यहाँ पर बीएड क्षेत्र वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा है यहाँ पर है वह उत्खनन स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। तो ये प्रश्न इसका सही उत्तर। 50 प्रश्न क्लियर हो गए।